नमस्कार, सोशल मीडिया स्पेशल बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। तो सबसे पहले बात करेंगे क्या हैं आज के ट्रेंडिंग टॉपिक्स। पीएम मोदी ने बिहार में की है मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की शुरुआत। ट्रंप ने अब ब्रांडेड दवाओं पर 100% टैरिफ लगा दिया है। शाहरुख खान पर हुए मानहानि केस की सुनवाई होगी और मिग-21 फाइटर की आखिरी उड़ान। ट्रंप 3 दिन में दूसरी बार पाकिस्तानी प्रधानमंत्री से मिले हैं। दिल्ली के स्वामी चैत्यानंद के काले कारनामे सामने आ रहे हैं। आईसीसी के सूर्या को हिदायत है कि पॉलिटिकल स्टेटमेंट ना दें। लश्कर डिप्टी चीफ बोला, हिंदुस्तान और हिंदुओं का सफाया हो जाएगा। जुबिन गर्ग की मौत के मामले में जांच तेज हो गई है। फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति निकोलस सरकोजी की मुश्किलें अब बढ़ गई हैं। तो शुरुआत करते हैं पहली खबर के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में वर्चुअली मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की शुरुआत की। शुक्रवार को 75 लाख महिलाओं के खातों में प्रधानमंत्री ने ऑनलाइन 10-10 हजार की राशि ट्रांसफर की। 2020 के आंकड़ों के मुताबिक बिहार में महिला वोटर्स की संख्या करीब 3 करोड़ 39 लाख है। इसके मुताबिक करीब 22% महिला वोटर्स को आज शुरू हुई योजना का फायदा मिलेगा। जीविका दीदियों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि अगर देश ने जनधन योजना के तहत 30 करोड़ से ज्यादा माताओं बहनों के खाते ना खुलवाए होते तो क्या आज इतने पैसे हम सीधे आपके खाते में भेज पाते। आज जो पैसे भेजे जा रहे हैं वो पूरे आपके खाते में जमा होंगे। कोई एक पैसा नहीं मार सकता। पहले योजना का पैसा आप तक पहुंचने से पहले ही लूट जाता था। उन्होंने ये भी कहा कि एक भाई तभी खुश होता है जब उसकी बहन स्वस्थ हो, परिवार खुश हो। आज आपके 2 भाई नरेंद्र और नीतीश मिलकर बहनों के लिए लगातार काम कर रहे हैं। तो मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की शुरुआत हो गई है। 29 अगस्त 2025 को बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने इस योजना का ऐलान किया था। इसमें 18 से 60 साल की महिलाओं को बिजनेस शुरू करने के लिए 2 लाख रुपए दिए जाएंगे। आवेदन करने वाली महिलाओं को पहले 10,000 रुपए दिए जाएंगे और इसके बाद बिजनेस का एनालिसिस किया जाएगा और अगर सब कुछ ठीक रहा तो 2 लाख तक का लोन दिया जाएगा। जीविका दीदियों के जरिए फॉर्म्स भरवाए जा रहे हैं। इस योजना का फॉर्म पूरी तरह से निःशुल्क है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ब्रांडेड या पेटेंटेड दवाई पर 100% टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया है। यह टैरिफ 1 अक्टूबर 2025 से लागू होगा। यह टैक्स उन कंपनियों पर नहीं लगेगा जो अमेरिका में ही दवा बनाने के लिए अपना प्लांट लगा रही हैं। भारत पर अमेरिकी राष्ट्रपति ने पहले ही 50% टैरिफ लगाया हुआ है। यह टैरिफ 27 अगस्त से लागू हो चुका है। कपड़े, जेम्स, ज्वेलरी, फर्नीचर, सी फूड जैसे इंडियन प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्ट इससे महंगा हो गया है। हालांकि दवाओं को इस टैरिफ से बाहर रखा गया था। ट्रंप ने कहा कि 1 अक्टूबर से हम ब्रांडेड या पेटेंटेड दवाई पर 100% टैरिफ लगा देंगे, सिवाय उन कंपनियों के जो अमेरिका में अपना दवा बनाने वाला प्लांट लगा रही हैं का मतलब होगा कि कंस्ट्रक्शन चल रहा है। इसलिए अगर कंस्ट्रक्शन शुरू हो गया है तो उन दवाइयों पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। जियोजित इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड के चीफ इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजिस्ट वीके विजय कुमार ने कहा है कि भारत जो जेनेरिक दवाओं का एक्सपोर्टर है उससे इससे ज्यादा असर नहीं होगा, लेकिन हो सकता है कि प्रेसिडेंट का अगला निशाना जेनेरिक दवाएं हों। इस फैसले का फार्मास्यूटिकल स्टॉक्स पर भावनात्मक असर पड़ सकता है। आपको बता दें कि भारत जेनेरिक दवाइयां अमेरिका को एक्सपोर्ट करने वाला सबसे बड़ा देश है। साल 2024 में भारत ने अमेरिका को लगभग 8.73 अरब डॉलर यानी करीब 77,000 करोड़ रुपए की दवाइयां भेजी थीं, जो भारत के कुल दवा एक्सपोर्ट का करीब 31% था। ट्रंप ने अब ब्रांडेड दवाओं पर 100% टैरिफ लगा दिया है। 1 अक्टूबर से यह टैरिफ लागू हो जाएगा। अमेरिका को 30% दवाएं भारत ही एक्सपोर्ट करता है। इससे पहले भी ट्रंप 50% टैरिफ लगा चुके हैं। तो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 100% टैरिफ लगा दिया है। 1 अक्टूबर से यह लागू हो जाएगा। ब्रांडेड दवाओं पर 100% टैरिफ राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा लगा दिया गया है। इसका जो भावनात्मक असर है वो फार्मास्यूटिकल स्टॉक्स पर बहुत जल्द देखने को मिल जाएगा और 1 अक्टूबर से टैरिफ लागू हो जाएगा।
शाहरुख खान के प्रोडक्शन हाउस के खिलाफ आईआरएस अधिकारी समीर वानखेड़े की मानहानि की याचिका पर आज दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। समीर वानखेड़े ने यह आरोप लगाया है कि शाहरुख खान के प्रोडक्शन हाउस की सीरीज बैट्स ऑफ बॉलीवुड, जिसे उनके बेटे आर्यन खान ने डायरेक्ट किया है, उसके जरिए उनकी छवि बिगाड़ी गई है। कोर्ट ने समीर वानखेड़े से यह सवाल किया है कि यह याचिका दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई योग्य आखिर कैसे है। कोर्ट ने उन्हें याचिका में संशोधन करने का समय दिया है। सुनवाई के दौरान समीर वानखेड़े की तरफ से आए सीनियर एडवोकेट संदीप सेठी ने तर्क दिया कि सीरीज बैट्स ऑफ बॉलीवुड दिल्ली सहित देश भर के कई शहरों में देखी जा रही है, लेकिन समीर वानखेड़े की मानहानि दिल्ली में हुई है। इस पर कोर्ट के जस्टिस पुरुषेंद्र कुमार कौरव ने समीर वानखेड़े से इस याचिका में संशोधन करने की सलाह दी है। साथ ही इस याचिका को दिल्ली में दायर करवाने का एक वैध कारण मांगा है। उन्होंने वानखेड़े से कहा कि आपकी याचिका दिल्ली में तो सुनवाई योग्य ही नहीं है। मिस्टर सेठी, कारण और क्षेत्राधिकार को देखें। अगर आपका मामला ये होता कि मुझे कई जगहों पर, जिनमें दिल्ली भी शामिल है, में बदनाम किया गया है और अधिकतम नुकसान दिल्ली में हुआ है, तो हम इसे समझ सकते थे और इस मामले पर यहीं दिल्ली में विचार करते। समीर वानखेड़े ने गुरुवार को शाहरुख खान के प्रोडक्शन हाउस और नेटफ्लिक्स के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करते हुए 2 करोड़ रुपए के मुआवजे की मांग की है। उन्होंने कहा कि वो ये रकम टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में कैंसर के मरीजों को दान करेंगे। साथ ही उन्होंने आरोप लगाए हैं कि आर्यन खान की डायरेक्टोरियल डेब्यू सीरीज में उनसे प्रेरित किरदार दिखाकर ड्रग्स के खिलाफ जांच करने वाले अधिकारियों की छवि को बिगाड़ा जा रहा है। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने समीर वानखेड़े से कहा है कि आपकी याचिका दिल्ली में सुनवाई के लायक ही नहीं है। इसके साथ ही कोर्ट ने उन्हें संशोधन का समय दिया है। ये जो सीरीज है बैट्स ऑफ बॉलीवुड, ये बॉलीवुड के ही बैकड्रॉप पर बनी है। इसके पहले ही एपिसोड में दिखाया गया है बॉलीवुड सेलेब्स एक सक्सेस पार्टी का हिस्सा बने हैं, जिसके बाहर एक अधिकारी को ड्रग्स का सेवन कर रहे लड़के को गिरफ्तार करते हुए दिखाया गया है। इस किरदार को समीर वानखेड़े से काफी मिलता जुलता दिखाया गया है। सीरीज जारी होने के बाद सोशल मीडिया पर भी उस किरदार की तुलना समीर वानखेड़े से हुई थी। तो शाहरुख खान पर जो मानहानि केस की सुनवाई हुई है, कोर्ट ने समीर वानखेड़े से कहा है कि वे अपनी याचिका को थोड़ा संशोधित करें। भारतीय वायुसेना की रीढ़ कहा जाने वाला MiG-21 एयरक्राफ्ट शुक्रवार को रिटायर हो गया। चंडीगढ़ एयरबेस में फाइटर जेट को विदाई दी गई। आज से विमान की सेवाएं आधिकारिक तौर पर खत्म हो गई हैं। विदाई समारोह में एयरफोर्स चीफ AP सिंह ने 23 स्क्वाड्रन के 6 जेट के साथ आखिरी उड़ान भरी। स्क्वाड्रन लीडर प्रिया शर्मा ने भी फ्लाई पास्ट में हिस्सा लिया। साल 1963 में एयरक्राफ्ट चंडीगढ़ में ही वायुसेना में शामिल हुआ था। 62 साल की सर्विस के दौरान सुपरसोनिक MiG-21 ने साल 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध, साल 1971 के बांग्लादेश मुक्ति संग्राम, 1999 के कारगिल युद्ध और 2019 के बालाकोट एयर स्ट्राइक में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। यह भारत का पहला सुपरसोनिक जेट था, यानी कि आवाज की गति यानी 332 मीटर प्रति सेकंड से भी तेज उड़ सकता है। अब इसकी जगह तेजस LCA मार्क A1A को शामिल किया जाएगा। MiG-21 के रिटायरमेंट समारोह में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, तीनों सेनाओं के प्रमुख समेत रक्षा मंत्रालय के कई अधिकारी भी शामिल हुए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि लंबे समय से MiG-21 अनेक वीरतापूर्ण कार्यों का साक्षी रहा है। इसका योगदान किसी एक घटना या किसी एक युद्ध तक सीमित नहीं है। साल 1971 के युद्ध से लेकर कारगिल संघर्ष तक या बालाकोट हवाई हमले से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक ऐसा कोई क्षण नहीं रहा जब MiG-21 ने हमारे सशस्त्र बलों को जबरदस्त ताकत प्रदान न की हो। तो 62 साल बाद MiG-21 रिटायर हो गया है। सन 1965, 71 और कारगिल के जंग में भी MiG-21 शामिल था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि MiG-21 कारगिल से लेके ऑपरेशन सिंदूर तक का साथी रहा है। अब बात की जाए MiG-21 की खासियत की, तो इसकी जो रेंज है वो 1210 किलोमीटर की है, लंबाई 13 मीटर है, चौड़ाई 7.154 मीटर है, ऊंचाई यानी टेल हाइट जो है वो 4.10 मीटर है। इसका जो भार है वो 9,800 किलोग्राम है। सर्विस सीलिंग की बात की जाए तो 1800 मीटर की सीलिंग है। इसकी जो स्पीड है वो 2,230 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के साथ ये उड़ता है।
तो MiG-21 को विदाई दे दी गई है। MiG-21 फाइटर ने आखिरी उड़ान भरी। अब MiG-21 को रिटायर कर दिया गया है। अनेक वीरतापूर्ण कृत्यों का साक्षी रहा है। इसका योगदान किसी एक घटना तक या केवल एक युद्ध तक सीमित नहीं रहा है। 1971 के वार से लेकर कारगिल के युद्ध तक या फिर बालाकोट एयर स्ट्राइक से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक ऐसा कोई क्षण नहीं रहा जब MiG-21 ने हमारी आर्म फोर्सेस को जबरदस्त मजबूती न प्रदान की हो। 1971 का वार भला कौन भूल सकता है। MiG-21 ने पाकिस्तान के साथ युद्ध के दौरान विपरीत परिस्थितियों में जिस दिन ढाका के गवर्नर हाउस पर हमला किया, उसी दिन उस युद्ध के परिणाम की रूपरेखा तय कर दी गई। इसके अलावा भी इसके लंबे इतिहास में अनेक ऐसे मौके आए जब MiG-21 ने अपनी डिसाइसिव कैपेसिटी साबित की है। साथियों, कोई भी ऐतिहासिक मिशन हो, हर बार MiG-21 ने तिरंगे का सम्मान बढ़ाया है। इसलिए यह फेयरवेल हमारी कलेक्टिव मेमोरीज का भी है और हमारे नेशनल प्राइड का भी है और इस जर्नी का भी है जिसमें करेज, सैक्रिफाइस और एक्सेलेंस की कहानी लिखी गई है। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और पाकिस्तानी वायुसेना प्रमुख चीफ आसिम मुनीर ने गुरुवार देर रात अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की। यह मुलाकात व्हाइट हाउस में बंद कमरे में हुई। इस मीटिंग से मीडिया को दूर रखा गया। ट्रंप ने करीब 30 मिनट तक शहबाज को इंतजार कराया। पाकिस्तान के पीएम कार्यालय की तरफ से जारी बयान में यह कहा गया कि बैठक में अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और विदेश मंत्री मार्को रूबियो भी मौजूद थे। मीटिंग में किन मुद्दों पर बात हुई, इसे लेकर अभी जानकारी सामने नहीं आई है। इससे पहले दोनों नेताओं ने 23 सितंबर को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के दौरान मुलाकात की थी। उस बैठक में कतर, तुर्की, सऊदी अरब, इंडोनेशिया, मिस्र, यूएई और जॉर्डन के नेता भी शामिल हुए थे। उस दौरान गाजा जंग रोकने पर बात हुई थी। पाक पीएम रात को करीब 2 बजे व्हाइट हाउस पहुंचे। उस वक्त ट्रंप कार्यकारी आदेशों पर साइन कर रहे थे और पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। इसकी वजह से ट्रंप को शहबाज से मुलाकात के लिए लगभग 30 मिनट की देरी हो गई। बाद में दोनों के बीच करीब 1 घंटा 20 मिनट तक बैठक चली। रात को 3:48 पर शहबाज व्हाइट हाउस से रवाना हुए। बैठक से पहले पत्रकारों से बात करते हुए ट्रंप ने कहा कि व्हाइट हाउस में एक महान नेता आ रहा है। ट्रंप ने मीडिया से कहा कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और फील्ड मार्शल आ रहे हैं। वे बहुत अच्छे व्यक्ति हैं और प्रधानमंत्री भी हैं। दोनों ही, शहबाज और मुनीर, बहुत अच्छे हैं। शहबाज शरीफ की किसी अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ ओवल ऑफिस में यह पहली मुलाकात थी। पाकिस्तान के किसी भी प्रधानमंत्री ने अमेरिकी राष्ट्रपति से 6 साल बाद मुलाकात की है। इससे पहले जुलाई 2019 में इमरान खान और ट्रंप के बीच बैठक हुई थी। ट्रंप 3 दिन में दूसरी बार पाकिस्तानी पीएम से मिले हैं। 30 मिनट तक उन्हें इंतजार कराया। इस दौरान आर्मी चीफ आसिम मुनीर भी उनके साथ थे। अब भारत के लिए इस मुलाकात के क्या मायने हैं? ये मुलाकात भारत के लिए काफ़ी अहम है क्योंकि अमेरिका और पाकिस्तान की बढ़ती नज़दीकियों से भारत अमेरिका रिश्तों में तनाव आ सकता है। ट्रंप ने भारत पर ऊंचे टैरिफ्स और वीज़ा नियमों को लेकर के सख्ती की है, जिससे भारत नाराज़ है। अभी हाल ही के समय में अमेरिका और पाकिस्तान के रिश्तों में सुधार देखने को मिला है। ट्रंप और शहबाज के बीच रिश्तों में भी गर्मजोशी देखने को मिली है। अब ट्रंप का यह दावा कि उन्होंने भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर कराया था, भारत इस दावे को कई बार खारिज कर चुका है और इसी के चलते भारत और अमेरिका के रिश्तों में भी तनाव देखने को मिला है। तो दूसरी ओर पाकिस्तान ने ट्रंप की इस कोशिश की तारीफ की है और उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार के लिए भी नॉमिनेट किया है। तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने मुलाकात की। शहबाज शरीफ ने उनके साथ मुलाकात की है। इस दौरान आसिम मुनीर भी उनके साथ रहे। अब अमेरिका और पाकिस्तान की बढ़ती नज़दीकियों की वजह से भारत और अमेरिका के जो रिश्ते हैं उनमें तनाव आ सकता है। अभी हाल ही के समय में अमेरिका और पाकिस्तान के रिश्तों में काफ़ी सुधार देखने को मिला है। ट्रंप और शहबाज के बीच रिश्तों में भी गर्मजोशी देखने को मिली है।
दिल्ली के वसंत कुंज में श्री शारदा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन मैनेजमेंट यानी श्री सीम की पूर्व स्टूडेंट ने शोषण की शिकायत स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती के खिलाफ की है। चैतन्यानंद श्री सीम का हेड था। 28 जुलाई को पूर्व स्टूडेंट ने इंस्टीट्यूट को लेटर लिख करके शिकायत की और इसके बाद श्रृंगेरी शंकराचार्य पीठ के सीईओ पीए मुरली ने 5 अगस्त को इस मामले में एफआईआर दर्ज कराई। स्वामी के खिलाफ यह पहली शिकायत नहीं है। इससे पहले भी 19 जुलाई को पीठ स्वामी चैतन्यानंद के खिलाफ फर्जीवाड़े की शिकायत कर चुकी थी। इस मामले में 23 जुलाई को 300 पेज की एक एफआईआर दर्ज हुई थी और इसके बाद इंस्टीट्यूट में पढ़ने वाली लड़कियों ने यौन शोषण के खिलाफ मुंह खोलने की हिम्मत जुटाई। अब तक 17 लड़कियां स्वामी पर यौन शोषण का आरोप लगा चुकी हैं। चैतन्यानंद लड़कियों को फिजिकली भी अब्यूज किया करता था और पीरियड्स के वक्त भी नहीं छोड़ता था। वो देर रात उन्हें कमरे में बुलाता था और ना आने पर कम नंबर देने की धमकी दिया करता था। उसने हॉस्टल रूम में भी सीसीटीवी लगवा रखा था। इन सब में इंस्टीट्यूट की 3 महिला वार्डन्स भी शामिल थीं। वे लड़कियों से चैतन्यानंद के भेजे मैसेजेस को डिलीट करवाती थी। हालांकि कुछ लड़कियों ने चैट के स्क्रीनशॉट सेव कर लिए थे जो कि सबूत बन गए। केस दर्ज होने के बाद से स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती गायब है। उसकी लोकेशन ट्रेस की जा रही है। हॉस्टल में लगवाए सीसीटीवी कैमरे लड़कियों को पीरियड्स में भी परेशान किया करता था। एफआईआर में इस बात का भी जिक्र है कि स्वामी चैतन्यानंद लड़कियों को न सिर्फ मानसिक तौर पर शोषण करता था बल्कि शारीरिक तौर पर भी उनका शोषण किया करता था। उसने सिक्योरिटी के बहाने लड़कियों के हॉस्टल रूम्स के अंदर तक सीसीटीवी कैमरे लगवा दिए थे। चैतन्यानंद के टारगेट पर सिर्फ ईडब्ल्यूएस स्कॉलरशिप पर पढ़ने वाली लड़कियां ही होती थीं। इनके पेरेंट्स को कैंपस में आने की इजाज़त भी नहीं होती थी। खराब आर्थिक हालात का फ़ायदा उठाकर वो ऐसी लड़कियों का यौन शोषण किया करता था। वो अपनी डिमांड पूरी ना करने पर लड़कियों को करियर खराब करने तक की धमकी देता था। पीड़ित लड़कियों से पूछताछ में यह भी पता चला है कि जब लड़कियों के पीरियड्स आते थे तब भी चैतन्यानंद उन्हें फिजिकली असॉल्ट करने के लिए दबाव बनाता था। टीम इंडिया के कैप्टन सूर्यकुमार यादव को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी आईसीसी ने गुरुवार को सलाह दी है कि वे ऐसी कोई टिप्पणी ना करें जो राजनीतिक मानी जा सके। यह सलाह आईसीसी के मैच रेफरी रिची रिचर्डसन ने एक आधिकारिक सुनवाई के दौरान दी। यह सुनवाई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पीसीबी की शिकायत पर हुई है, जिसमें सूर्यकुमार यादव ने 14 सितंबर को भारत पाकिस्तान मैच के बाद की गई टिप्पणियों में भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम आतंकी हमले के पीड़ितों के प्रति समर्थन जताया था। सूर्यकुमार ने इन टिप्पणियों के लिए खुद को दोषी नहीं बताया। सुनवाई में बीसीसीआई के सीईओ और क्रिकेट ऑपरेशंस मैनेजर भी सूर्यकुमार के साथ थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रिचर्डसन ने सूर्यकुमार को यह समझाया कि उन्हें ऐसी टिप्पणियां नहीं करनी चाहिए जो राजनीतिक लगें। सजा के बारे में अभी कुछ भी स्पष्ट नहीं है, लेकिन ये लेवल 1 का उल्लंघन है। इसलिए सूर्यकुमार को चेतावनी या 15% मैच फीस का जुर्माना हो सकता है। तो वहीं भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई ने भी बुधवार को पाकिस्तानी क्रिकेटर्स हारिस रऊफ और साहिबजादा फरहान के खिलाफ इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल में औपचारिक शिकायत दर्ज कराई है। मामले की सुनवाई शुक्रवार यानी 26 सितंबर को होगी, क्योंकि गुरुवार को वे श्रीलंका के खिलाफ एशिया कप मैच खेल रहे हैं। दरअसल 21 सितंबर को दुबई में खेले गए एशिया कप सुपर 4 मैच के दौरान दोनों ने ही भड़काऊ इशारे किए थे। रऊफ ने आसमान से विमान गिराने का इशारा किया था तो साहिबजादा ने 50 लगाने पर गन सेलिब्रेशन किया था। रऊफ ने अपनी गेंदबाजी के दौरान भारतीय ओपनर शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा को अपशब्द भी कहे थे। मैच के बाद अभिषेक शर्मा ने यह कहा कि हमने इसका जवाब बल्ले से दिया है। तो साहिबजादा फरहान ने इसी मैच में 50 लगाने के बाद अपने बैट को मशीन गन की तरह इस्तेमाल करते हुए गोली चलाने का इशारा किया था, जिसकी काफी आलोचना हुई थी। मैच के बाद साहिबजादा ने कहा था कि मैं आमतौर पर सेलिब्रेट नहीं करता, लेकिन उस दिन ऐसा करने का मन हो गया। लोग इसे कैसे लेंगे इसकी मुझे कोई परवाह नहीं है। लश्कर-ए-तैयबा का डिप्टी चीफ सैफुल्लाह कसूरी का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वो भारत से हिंदुओं का सफाया करने की धमकी देता दिख रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये वीडियो 22 अप्रैल के पहलगाम आतंकी हमले से पहले का है। कसूरी इस हमले के मास्टरमाइंड में से एक है। वीडियो में वो ये कहता हुआ दिख रहा है कि हमारे काफिले ना रुकेंगे ना थमेंगे। तो ये जो वीडियो है कसूरी का वीडियो है और ये सैफुल्लाह कसूरी का वीडियो बताया जा रहा है, जिसमें वो भारत से हिंदुओं के सफाई करने की धमकी दे रहा है। और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये वीडियो 22 अप्रैल के पहलगाम आतंकी हमले से पहले का है।
कसूर इस हमले के मास्टरमाइंड में से एक है। वो ये कह रहा है कि हमारे काफिले न रुकेंगे न थमेंगे। में जरूर है, लेकिन हमारे हौसले जवान हैं, हमारे अज़म पुख्ता हैं, हम मैदानों में खड़े होने वाले लोग हैं, हम अपनों के लिए बड़े शम की तरह नरम हैं और हम दुश्मन के लिए नाकाबिले तस्खीर और सीसा बनाई हुई दीवार भी हैं। आज हम बहावलपुर के सैलाब ज़दा भाइयों की मौजूदगी में ये ऐलान करते हैं, नरेंद्र मोदी खूब कान खोल के सुन ले और अपने जालिम समाज को भी सुना दे कि वो वक्त अनकरीब आने वाला है जब इंशाअल्लाह ये दरिया भी हमारे होंगे, इनके डैम भी हमारे होंगे। ये सारा सिंगर जुबीन गर्ग की मौत के मामले में जांच के लिए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम गठित की गई है, जिसने अब जांच तेज कर दी है। इस मामले में संगीतकार शेखर ज्योति गोस्वामी को टीम ने गुरुवार को हिरासत में लेते हुए उनसे पूछताछ शुरू कर दी है। तो वहीं जुबीन गर्ग के मैनेजर के घर पर भी छापा मारा गया। जिन शेखर ज्योति को गिरफ्तार किया गया है वो सिंगर जुबीन गर्ग के बैंड के म्यूजिशियन थे और साथ ही उनकी सिंगापुर ट्रिप में भी उनके साथ गए हुए थे। इसके अलावा उस इवेंट के ऑर्गेनाइजर शानकनु महंत को भी जांच के दायरे में लिया गया है, जिनके लिए जुबीन सिंगापुर गए थे। ऑर्गेनाइजर और जुबीन के मैनेजर सिद्धार्थ शर्मा ने धीरेन पारा और गीता नगर स्थित घरों में भी टीम ने छापा मारा, लेकिन दोनों ही घरों में नहीं थे। रिपोर्ट के मुताबिक जिस समय टीम सिद्धार्थ के घर पहुंची उस वक्त भारी भीड़ जमा हो गई और पुलिस जीप पर पथराव किया गया। वहां से उपद्रव भड़काने के आरोप में 2 लोगों को भी हिरासत में लिया गया है। फिलहाल ये साफ नहीं है कि इन सभी को किन धाराओं के तहत जांच के दायरे में लिया गया है और जांच में क्या सुराग मिले हैं। फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति निकोलस सरकोजी को पेरिस की एक अदालत ने गुरुवार को आपराधिक साजिश के आरोप में 5 साल जेल की सजा सुनाई है और इसके साथ ही उन पर 1 लाख यूरो यानी लगभग 92 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है और 5 साल तक कोई सरकारी पद लेने पर भी रोक लगा दी गई है। ये मामला 2007 के राष्ट्रपति चुनाव में उनकी जीत के लिए लीबिया के तत्कालीन तानाशाह मुअम्मर गद्दाफी की अवैध फंडिंग से जुड़ा है। हालांकि कोर्ट ने सरकोजी को भ्रष्टाचार जैसे अन्य आरोपों से बरी कर दिया। 70 साल के सरकोजी ने फैसले को कानून के खिलाफ बताते हुए ऊपरी कोर्ट में अपील करने का ऐलान किया है। निकोलस सरकोजी 2007 से लेकर 2012 तक फ्रांस के राष्ट्रपति रहे थे। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।